अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल देश के हर बड़े नेता के निशाने पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, आप जिस भी नेता का नाम ले लीजिए, उनके निशाने पर ये एक ही नेता है। और वो नेता आज होंगे आपके निशाने पर, देश की जनता के निशाने पर। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके विचारक, थिंकर डॉक्टर पुष्पेश पंत। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बचपन की रातें रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजारी थी। आज वही चाय वाला बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। एक जमाने में जो नरेंद्र मोदी घर छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चला गया था, आज वही नरेंद्र मोदी हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री पद के सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं। जिस नरेंद्र मोदी की आरएसएस में ट्रेनिंग पर्दे के पीछे रहकर काम करने की थी, वही नरेंद्र मोदी आज हर पोस्टर, हर पब्लिसिटी में, हर दीवार पर दिखाई देते हैं। मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, नेशनल प्रेस में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं। 2002 तक जिस व्यक्ति ने न चुनाव लड़ा, न किसी पद पर रहा, वही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 3 बार पार्टी को चुनाव जितवाया और अब अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर लोकसभा चुनाव में फ्रंट रनर बने हुए हैं। जिस नरेंद्र मोदी को 2 वक्त का खाना जुटाने में दिन रात एक करना पड़ता था, वो नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं। इस समय नरेंद्र मोदी देश के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेता हैं। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नरेंद्र मोदी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिसिटी करके अपनी हवा बनाई है। मोदी जी, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, चिदंबरम जी, शरद पवार जी, सब परेशान हैं। जहां जाते हैं वो एक ही चीज उनको देखने को मिलती है, एक ही चीज सुनने को मिलती है, अब की बार मोदी सरकार। अगर ऐसे शब्दों से किसी को चिंता होती है तो शायद वो छोटेपन की निशानी है, बड़ेपन की निशानी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं सोनिया जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में इश्तहारों का जाल बिछाकर एक आदमी को हर मर्ज की दवा और देश के लिए चमत्कारी नेता बनाकर पेश किया जा रहा है। आजकल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। ब्लैक मैजिक हुआ है, सब गायब हो गया है।
सब गायब। जिन्होंने नौजवानों के रोजगार गायब कर दिए, जिन्होंने देश का कोयला गायब कर दिया, जिन्होंने बिजली गायब कर दी, तिजोरी गायब कर दी, तो ये ब्लैक मैजिक से ज्यादा अच्छा है ये जादूगरी। देखिए, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। देशभक्ति के नकली नारे लगाकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस देश के 125 करोड़ देशवासी देशभक्त हैं। किसी की देशभक्ति से किसी से नीचे नहीं होती, किसी से ऊपर नहीं होती, और इसलिए न मैं किसी की देशभक्ति पर शक करता हूं और न ही मैं कोई महान देशभक्त होने का दावा करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कहती है देश को एक चौकीदार चाहिए। मैं कहता हूं देश को करोड़ों चौकीदार चाहिए। एक चौकीदार से क्या होगा? अच्छा है कि मेरे भाषण वो ध्यान से सुनते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो कहीं न कहीं अपने काम चल जाएगा। एक चौकीदार होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनको मालूम है। और मुझे चिंता ये है कि जब 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो जिन पर आदर्श घोटाले का आरोप है, करगिल की विधवाओं के मकान जिन्होंने ले लिए, क्या वे भी चौकीदार होंगे क्या? जिन पर आरोप है राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीन हड़प ली, क्या वो भी ये 125 करोड़ में चौकीदार होंगे क्या? अगर ये है तो फिर तो लगता है ऐसा है कि वो दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे। देखिए, आपके नारे में, आपके पब्लिसिटी में, प्रोपेगेंडा में एक ही व्यक्ति है और उनका नारा है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, सबको साथ लेके चलो। रियलिटी तो है हर हाथ लूट, हर होठ झूठ। जैसे ये यहाँ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं हर जगह। अब नीतीश जी का मैंने भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे ये सब प्रचार है। टीवी खोलिए मोदी, रेडियो खोलिए मोदी सरकार, एफएम बैंड चलाइए इस बार मोदी सरकार, समाचार पत्र देखिए मोदी। वो कह रहे हैं कि ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है, कोई लहर नहीं है, ये सिर्फ अपने आप ही कहते हैं, कोई नहीं कहता। एक तो मैं खुद कभी कहता नहीं हूं भाई, आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था। आपको किसी ने सिखाया है? आपको किसी ने बताया है? आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो? आपको लगता है देश अपनी मर्जी से बोल रहा है? तो इसमें न मेरी सुनिए न नीतीश कुमार की सुनिए, जनता की सुन लीजिए। ये जो जनता के मोबाइल फोन है, जो मेरा भी मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार,
मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। मैं देश की ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार, ये अब की सरकार, ये सब नारा बनाने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया है, उसको 1000 करोड़ रुपए दिए। एक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, न ही ऐसी कोई कंपनी रखी है, और न मैं ऐसी किसी कंपनी को मिला हूं। अब ये झूठ कई दिनों से चल रहा है। अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल पूछ लिया ताकि मुझे सच कहने का मौका मिल गया। अगर सचमुच में 1000 करोड़ रुपए की कंपनी रखी होती तो शायद एक कंपनी वाली बात भी अखबार में नहीं छपती, क्योंकि उसकी इतनी तो ताकत होती ना कि क्या छपवाना क्या नहीं छपवाना। तो इसका मतलब ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आनंद शर्मा, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहला काम आनंद शर्मा जी ने यह करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार को, उसको लिखना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ आए कहाँ से, किसके पास आए, उसकी जांच करो। कम से कम बाकी सब कामों में उनकी सरकार विफल गई है, न उनको कुछ करने का सूझता भी नहीं है। मैं उनको आइडिया देता हूं कि कम से कम ये काम करो। उनकी अभी 30-40 दिन बाकी है, पूरी सरकारी मशीनरी लगा दो और देश के सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो। और मैं आनंद शर्मा को निमंत्रण देता हूं कि जितना हो सके उतना जल्दी करो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को आचार संहिता के कारण कोई रुकावट आती हो कि ऐसा कर सकते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके देने को तैयार हो कि आनंद शर्मा और सोनिया जी की सरकार जितनी भी मोदी की जांच करनी है तो तत्काल कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, ये गंजों को कंगा बेच सकते हैं। मैं चाय बेचता था, कंगे तो मैंने बेचे नहीं हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, ये इन तक पहुंच गया, ये तो मेरी सफलता है। ये मेरी सफलता है। देखिए, ये तो सच है कि 2009 में, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स पे करते हैं, एक गुब्बारा भरा था इंडिया शाइनिंग का, बहुत हवा भर के उड़ाया, वो फूट गया। वो कह रहे हैं कि अब ये 2014 में एक नया गुब्बारा लेके आए हैं और उसमें बहुत हवा भरी है, धड़ाधड़ वो उसे कहते हैं, हवा भरते हैं। और उनका कहना है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये गुब्बारा भी फूटेगा। 2002 में भी जब गुजरात का चुनाव था, कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे। 2007 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे। 2012 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे, और गुब्बारा उनका फूट गया, देश जानता है। तो पहली बार गुजरात में उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडली मैच की है, और वो प्राइमरी मैच में बुरी तरह पिट गए हैं। अब वो फाइनल में आए हैं, मैदान में जनता तय कर लेगी।
देखिए, सोनिया जी का कमेंट मैंने देखा, वो पब्लिक मीटिंग में कह रही थी, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अब तक देश में कुछ हुआ ही नहीं और नरेंद्र मोदी आकर रातों रात कुछ कर देंगे। 21वीं सदी का ये पहला दशक, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी देश को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था, पूरे विश्व को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान टेक ऑफ करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में हिंदुस्तान एक ताकत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अचानक टेक ऑफ करना छोड़ दीजिए, हम रनवे पर ही कोलैप्स कर गए और इसके कारण देश को गंभीर नुकसान हुआ है। और उस संदर्भ में हम कहते हैं कि जितनी संभावनाएं पड़ी थी, आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कोई देश देखा है कि गेहूं विदेश भेजे और चपाती बाहर से मंगवाए? ऐसा कोई देखा है? हम आयरन और विदेश भेजते हैं और स्टील बाहर से मंगवाते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? यह देश जिसके पास 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, दूसरी तरफ कोयला की खदानें बंद पड़ी हैं। खदानें बंद क्यों पड़ी हैं? तो फाइल खो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिल्ली सरकार कहती है फाइल खो गई है। अब मुझे लगता है उनके लिए फाइल खो गई है, देश के लिए लाइफ खो गई है। और इसके कारण अगर वो कोयला होता तो 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने चलते, बिजली मिलती तो छोटे मोटे उद्योग चलते, छोटे मोटे अगर उद्योग चलते तो नौजवानों को रोजगार मिलता, देश का जीडीपी आज जो गिर गया है वो नहीं गिरता। ये जब सारी बातें हम उठाते हैं तो उनके मन में सवाल उठाए। और देखिए, उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया, उनका प्रॉब्लम ये है कि हम 4-4 पीढ़ी से देश चलाते हैं, 60 साल से इस देश पर हमारा कब्जा है, और एक चाय वाला हमें ललकारता है, ये उनको सहन नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र है, छोटे से छोटा बच्चा भी शासक को सवाल पूछ सकता है। इनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। परेशानी इस बात की है, परेशानी इस बात की है कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। पहली बात है, नंबर 1 मेरी जिंदगी का उसूल है, और मैं आज आपकी अदालत के माध्यम से उस बात को जरूर कहना चाहूँगा। मैं वो इंसान हूँ जिसने इस मिनट तक कभी कुछ बनने का सपना नहीं देखा है, और मैं भी नौजवानों को कहता हूँ, कभी भी बनने के सपने मत देखो। अगर सपना देखना है तो कुछ करने का देखो। मैंने कभी भी बनने का सपना नहीं देखा। मैं तो कभी मेरे गांव में अगर थोड़ी पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला होता और स्कूल का टीचर भी बन जाता तो मेरी माँ ने जरूर मिठाई बांटी होती। मैं तो उस बैकग्राउंड का हूँ। ये तो लोकतंत्र है, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हैं जो व्यक्ति का भविष्य तय करते हैं। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी डिजाइन नहीं बना सकता है, अपना भविष्य तय नहीं कर सकता है। और अभी भी मैं कहता हूं, इस पल भी करने के सपने बहुत है, बनने का सपना एक भी नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश की जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चुनाव भी जीतेगा, और ये चुनाव के बाद जरूर तय भी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इल्जामात की बहुत लंबी फहरिस्त है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का पेपर। आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए।
थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये देश को बांटने की राजनीति करते हैं। 12 साल से आप पर इल्जाम लग रहे हैं, बहुत लंबी रिसर्च है, लेकिन मैं वो पूछ रहा हूं जो आजकल ताजा ताजा इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर। राहुल गांधी ने आज ही कहा नरेंद्र मोदी पीएम बनना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी करेगा, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, एक को दूसरे से लड़ा देगा। मैं समझता हूं ये टुकड़े टुकड़े वाला मामला है, ये उत्तर प्रदेश से लाए हैं वो, उन्हीं के पार्टी का ये एमपी का उम्मीदवार है। शायद ये टुकड़े टुकड़े वाला मामला उसी से उन्होंने तो कहा था, इमरान कुरैशी ने तो कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी यूपी में आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। हाँ, वो बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े होता है। तो शायद वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में बोलते होंगे। कांग्रेस के इतिहास की तरफ देखें, अब देश को तय करना है कि उनके टैप रिकॉर्डर सुनने हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? इस देश में सबसे पहले शासन किसके हाथ में आया? कांग्रेस के हाथ में। भारत के टुकड़े किसने किए? उन्होंने किए। वंदे मातरम, उसके टुकड़े किसने किए? हमारे देश में जातिवाद का जहर किसने फैलाया? 1857 का स्वतंत्र संग्राम, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। देश आजाद होते ही ये तनाव, ये बिखराव किसने पैदा किया? और इसलिए जो पाप डिविजिव कांग्रेस है, इतना ही नहीं, वो इतने नीचे गए, देश को कैसे तोड़ा जाता है। जो 2 दिन से डिबेट चल रही है, और मैं फौजियों की इंटरव्यू जब टीवी पे देख रहा था इन दिनों, उनकी पीड़ा में अनुभव करता था। भारत सरकार ने पहली बार फौज में ये पूछा कि आपके यहाँ हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। ये हमारा सद्भाग्य है कि फौज ने इनकार किया कि फौज में सब हिंदुस्तानी होते हैं या हिंदू और मुसलमान की गिनती नहीं होगी। मना कर दिया। ये जरा अपने गरिबान में देखे, डिविजिव पॉलिटिक्स कौन करता है, देश के टुकड़े कौन कर रहा है। हम तो, जब मैं गुजरात गया, पहली बार राजनीति में टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है, जब तो काफी लोग उपयोग करते हैं। मैं गुजरात में एक ही भाषा बोलता था 2001-2 में जब गया। मेरे 5 करोड़ गुजराती, आज भी मुझे सुनते होंगे तो मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी वही से बोलता हूं। ये भाई, डिकना भाई, फलाना भाई, ये पूरी टर्मिनोलॉजी को खत्म करने का मैंने प्रयास किया है। और धीरे धीरे हर एक राज्य के मुखिया अपने राज्य की पूरी पॉपुलेशन बोलते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने कांग्रेस की काफी धुलाई कर दी। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी बात आपको बताता हूं, और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की। अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की। असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की। लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। तो ये एक भारत की राजनीति में विकृति आई है, और विकृति आई है
कि अपीजमेंट के लिए कुछ भी करो। मैं मानता हूं मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। तो मैं मेरी परंपराओं को लेकर के जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं, और इसलिए मैं ये टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर किसी की टोपी उछालता है तो उसको कड़ी की कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूं। वो टोपी किसी भी संप्रदाय की क्यों ना हो, वो पगड़ी किसी परंपरा की क्यों ना हो, उसको अगर कोई उछालता है तो उछालने वाले पर कड़ी से कड़ी सजा हो, ये जिम्मा शासन में बैठे हुए व्यक्ति का होता है और उसमें मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन मोदी जी, नीतीश जी ने एक बार कहा था कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो कभी तिलक लगाना पड़ता है, कभी टोपी पहननी पड़ती है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उनको लगता है कि ऐसा करने से भावनाएं संभल जाती हैं, वो ये करे। मुझे लगता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके हाथ में भले कुरान हो, उनके हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये मेरी सोच है, तो उनकी सोच उनको मुबारक, मेरी सोच मुझे मुबारक। देखिए, आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपका उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा, आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मैं कभी ऐसा न सोच सकता हूं, न मैं बोल सकता हूं। देखिए, वो जो एक इंटरव्यू मेरे पास में है जो आपने दिया था, हाँ। उस इंटरव्यू में आपने कहा, ये मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ देखिए हेडलाइन छपी हुई है, जी हम इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। हाँ, लेकिन उसमें किसी को कहाँ कहा है मैंने? आप ही के शब्द हैं, आप ही का है। देखिए, मैं आपको मुजरिम मैं हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूं, इसको दोबारा पढ़िए आप। मैं पूरा पढ़ देता हूं। ऊपर वाला पहले पढ़ लीजिए। ऊपर तो है, हम इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। ये तो हमारे हेडलाइन है। यहाँ, लेकिन आप पूरी बात तो सुनने दीजिए ना। हाँ, मैं आपको पूरी बात। आपसे पूछा गया सवाल 2002 में जो हुआ उस पर आपको अफसोस है, तो आपने कहा भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया में अच्छी अदालत के तौर पर जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दी गई। इससे अलग एक बात, ये कोई भी व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा हो और हम पीछे बैठे हों, कुत्ते का एक छोटा बच्चा पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होगा कि नहीं? जरूर दुख होगा। मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कोई भी, अरे भाई चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है, चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है। ये आपकी संवेदना की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए मुहावरे होते हैं। उसको अगर कोई ये कहे कि आपने इंसान को चींटी कह दिया, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करने वालों का प्रॉब्लम है। दूसरा, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, जब हिंदुस्तान के कुछ मीडिया के मित्रों ने उसको उछाल दिया, जिसने इंटरव्यू लिया था वो विदेशी होने के बावजूद भी उसने ट्वीट किया कि मोदी ने ना ऐसा कहा है, न हमने ऐसा समझा है, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। यानी इंटरव्यू लेने वाला एक फॉरेनर भी मेरी संवेदना को समझ पाया। लेकिन जो न्यूज़ ट्रेडर्स हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया तो बहुत अच्छा है, मीडिया की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे मीडिया के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो न्यूज़ ट्रेडर्स है, इन न्यूज़ ट्रेडर के लिए माल बेचने के लिए काम आता है तो उपयोग करते हैं। लेकिन आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए।
बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझ में इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। लेकिन एक सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के लिए डिजास्टर्स होगा। शायद उनकी खुद की पार्टी ने फिर बाद में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं समझता हूं उसके बाद उन्होंने बोलना बंद किया है। उन्होंने तो लोगों को याद दिलाया था कि अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम हुआ जिस आदमी के राज में, उसका अगर प्रधानमंत्री पद मिल गया तो देश के लिए नुकसान हो जाएगा। उनको ये भी याद रहना चाहिए था कि 2002 के सितंबर में अक्षरधाम पर हमला हुआ। मंदिर के अंदर दशकों लोग मारे गए, लेकिन गुजरात पूर्ण शांत रहा। उनको ये भी पता होना चाहिए कि गुजरात में सीरियस बम ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे, अस्पताल में लोग मारे गए थे। उसके बाद भी गुजरात शांत रहा। जहाँ गुजरात में क्रिकेट की मैच पर दंगे होते थे, जहाँ गुजरात में पतंग चगाने में दंगे होते थे, वो गुजरात आज 12 साल हो गया कर्फ्यू किस चीज़ को कहते हैं वहाँ के बच्चों को मालूम नहीं है। ये शांति और आज गुजरात ने जो विकास किया है, प्रगति की है, उसका मूल कारण है गुजरात की शांति, गुजरात की एकता, गुजरात का भाईचारा, गुजरात की सद्भावना। वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसके आधार पर गुजरात आगे बढ़ा है। देश भी अगर देश को आगे बढ़ना है तो शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना, इन गुणों को जितना हम बढ़ावा देंगे, देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट का वो रोल प्ले करेगा। मैं आपकी ये बात मान लेता हूं और आपके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि 12 साल से गुजरात में दंगे नहीं हुए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे वो मोदी ने करवाए थे। मैं नहीं जानता हूं कि उनको रात को नींद आती है कि नहीं आती है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। अभी तो मैं 5-6 बार उत्तर प्रदेश गया हूं, तो उनकी मुसीबत मैं समझ सकता हूं। और इसलिए उनको दिन में भी मोदी याद आते हैं, रात में भी मोदी आते हैं। वो शेर की चर्चा करते हैं तब भी उनको मोदी याद आते हैं। वो लैपटॉप की चर्चा करते हैं तो भी उनको मोदी याद आते हैं। तब उनको वो हर जगह पे मोदी दिखते हैं, तो उनकी कठिनाई है। हम जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। हाँ। सर, मैं सर से जानना चाहती हूँ कि यदि सर की सरकार बनती है तो जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, क्या उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्च तोड़े नहीं जाएंगे? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं हमने। जलाए नहीं जाएंगे सर? ऐसा न सुना है न कभी हमने नहीं, वो एक आश्वासन चाहते हैं, शायद उनके मन में उनकी सेफ्टी का आश्वासन चाहते हैं सर। मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे छोटी माइक्रो माइनॉरिटी है पारसी। उन पारसी का उदवाड़ा में तीर्थ क्षेत्र है। हमारी सरकार आने के बाद और उसको ग्लोबली, और मैंने तो कहा ये रिलीजियस हार्मनी का वर्ल्ड कैपिटल बन सकता है, ऐसा बनाने में मैं लगा हुआ हूं। पारसी का स्थान है और इसलिए भारत के जहन में नहीं है। भारत के हजारों वर्ष का इतिहास देखिए, कभी तलवार लेकर के किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं किया है।
हमारा देश ऐसा है जो कहता है इसका भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान, ये हमारी सोच नहीं है। हमारे देश की सोच है ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है। यस सर। और सभी रास्ते ईश्वर के पास ले जाते हैं। और इसलिए कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, भारत का संविधान इसके लिए किसी को सहमति नहीं देता है। हमारे यहाँ संप्रदायवाद नहीं चल सकता है। हम धार्मिक लोग हो सकते हैं, सांप्रदायिक जुनून हमारे देश में कतई नहीं चल सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो रहा है सर्व पंथ समभाव, सभी पंथों के प्रति समभाव होना चाहिए। इसलिए मैं इस देश के सभी नागरिकों को कहता हूं, आप आश्वस्त रहिए। इस जातिवाद का जहर, इस संप्रदाय का जुनून भारत की प्रगति को रोकता है और ये हम नहीं होने देंगे। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मां का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है? कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। देश को लूटने वाले, उनको डरना पड़ेगा। अन्याय करने वालों को डरना पड़ेगा। और मैं ये बात कहने से डरता नहीं हूं। सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें जो मर्जी पड़े वो चले। कानून का राज होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, लोगों को अपने जीवन जीने का भरोसा होना चाहिए। ये नहीं है, यही तो मुसीबत है। और नहीं है उसका कारण है न कानून का डर है, न व्यवस्था का डर है, न अफसर का डर है। आपको घर में भी कुछ तो डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, और डिसिप्लिन रखना गुनाह है तो भारत की भलाई के लिए वो गुनाह भी मुझे मंजूर है। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल आपका। सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इनके गुजरात के विकास के दावे झूठे हैं। मोदी जी, बहुत चर्चा आजकल गुजरात के विकास की हो रही है। मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है? ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। और फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। गुजरात बनाने का मतलब होता है
कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी, गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क, ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता ना, उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था, लोग मुझे मिलने आते थे। बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है हाँ यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बता, वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए।
फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूंगा। और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए मैं पक्का अहमदाबादी हूं। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूं, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रहे जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप तो ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिया। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हो, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी? दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरिबान में देखो, फिर औरों पे कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है, और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं। जो जातिकरण राजनीतिक है, इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है, और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहती हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफ़ी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुरानी क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे,
और मम्मी ने कहा कि बेटा, पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है। ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं मदनी जी, अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। श्योर, बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीजा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अमेरिका के प्रेसिडेंट नैन्सी पाल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल का एक और। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है। तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? और जसवंत सिंह, आपने उनको टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये बीजेपी पर एक छत्र राज चलाते हैं। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। संगठन व्यवस्था से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना हुआ होता है। ढेर सारी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स और एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत बड़ी हमारी टीम है। कभी हम अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी की बात कर रहे थे, कभी अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, अडवाणी जी बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे ये काम मिला है, पार्टी ने जो तय किया है मुझे करना है, क्योंकि आखिर मैं कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के नाते जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर मुझे जो कुछ भी योगदान देना होता है वो देता हूँ। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और टीम के रूप में काम करते हैं। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? मैं नहीं मानता हूं कि वो रीठे हैं। और वो देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया गोवा में,
आडवाणी जी रूठे, उनको सब लोग मनाने गए उनके घर पे। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया तब वो मीटिंग में गए, फिर उनको मनाने गए। और अभी लोकसभा की टिकट जब डिसाइड हो रही थी, वो भोपाल से लड़ना चाहते थे, पार्टी अहमदाबाद से लड़ना चाहती थी। इन तीनों विषयों की क्लैरिफिकेशन आडवाणी जी की तरफ से भी आया है, पार्टी तरफ से आया है, और ये सारी काल्पनिक कथाएं रही है। क्योंकि जिस दिन गोवा में तय हुआ उसी दिन फोन पे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए वो गोवा आ नहीं पाए थे, लेकिन अब वो मसाला बन गया न्यूज़ के लिए तो चल पड़ा। और जसवंत सिंह जी ने अभी मेरी एक किताब मोदीत्व नाम की किसी ने एक मेरे चीजें छपी है, उसकी प्रस्तावना लिखी है जसवंत सिंह जी ने अभी। और आपने उनको टिकट नहीं दिया? ऐसा है, टिकट मैं नहीं देता हूं। स्टेट इलेक्शन कमेटी अपना रिकमेंडेशन भेजती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। और उनके बेटे को अभी असेंबली में चुनाव लड़वाया, जिताया है। जसवंत सिंह जी के बेटे उसी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से एमएलए है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव था। लेकिन ये बात सही है, आखिरकार देखिए भाजपा में लाखों कार्यकर्ता है, अब टिकट तो 500 लोगों को मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो राजी नाराजी की संभावना हर जगह पे ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी को भी चिंता है। आज ही का मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता आडवाणी जी हैं, जसवंत सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी ने सबको किनारे लगा दिया। पहली बात यह है कि जो लोग हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने मोदी को उंगली पकड़ के चलाया है, और आज भी ये वो लोग हैं जिनके चरणों में बैठ करके मैं जीवन की बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा लेता हूं। और इसलिए न उनको भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पता है, न भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता है, लेकिन वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, उठा करके ऑफिस से बाहर फुटपाथ पर पटक दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी को बिठाना था, तो उनके यहाँ ये हुआ है, तो बचपन से उन्होंने यही देखा है, तो उनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है ना। लेकिन अब वो कल्चर बीजेपी भी नहीं आई। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। अब वो उन दोनों के बीच का मामला है, रहने दीजिए उनके पास। और पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी में जितना नहीं पसंद करते, बाहर वाले पसंद करते हैं। राज ठाकरे, आपका रिश्ता तो शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पहली बात है कि इसका पहला पार्ट जो है वो आपका अनुमान सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुझसे इतने श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मेरी पार्टी में, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझको अपने कंधे पर बिठाया है। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज रात दिन देखे बिना इतना पसीना बहा रहे हैं। अगर मैं जो कुछ भी हूं तो उन पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। अगर आज मैं इतना ऊपर दिखता हूं तो मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है, इसके कारण दिख रहा हूं। इसलिए मेरी पार्टी में कोई मेरे साथ नहीं है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। वो सब हैं, इसलिए तो मैं यहां दिख रहा हूं। अगर वो ना होते तो मैं धरती पर भी कहीं नजर नहीं आता। तो रियलिटी ये है। दूसरी बात है, जब सारा देश अगर ये कुछ बातें कह रहा है तो और भी लोग कहते होंगे, और दलों के लोग भी कहते होंगे। कुमार विश्वास, मैंने सुना कि वो आपकी तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे बात करते थे। ये बात सही है, मैं तो बात सबसे करता हूं जी। ज्यादातर लोग ये चलाते हैं कि मोदी किसी से बात नहीं करते, कम से कम वो सच तो बोला कि मैं बात करता हूं। लेकिन कांग्रेस में कम से कम ये क्राइसिस नहीं है, वहां तो तय है कि लीडर कौन है, किसकी कमांड चलेगी। और यही तो कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। देश की आरती उतारने के बजाय वो एक ही परिवार की आरती उतार रहे हैं, यही तो मुसीबत का कारण है। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि राहुल गांधी
हैज आउटस्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं। आपकी पार्टी में किसी बड़े नेता ने यह कहा कि मैं आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार? इसका कारण है कि मैं कहता हूं कि मैं सबके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मैं यही तो कहता हूं ना कि सब मेरे नेता हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा से मैं बढ़ रहा हूं और मैं इन्हीं के अंडर में काम करता हूं। लेकिन जिनके अंडर आप काम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी हैं, वो बनारस से लड़ना चाहते थे, आप पहुंच गए वहां। मुझे निमंत्रण दिया है जी, और उनको तो कानपुर की बहुत अच्छी सीट पर लड़ रहे हैं और मैं मानता हूं वो अपने जीवन में सर्वाधिक वोट से इस बार जीतने वाले हैं। सर, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, सभी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे या उनको सुरक्षित देखेंगे, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझें? आपको एक मेरी प्रार्थना है, अगर मौका मिले तो अक्टूबर में हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व होता है। एक बार गुजरात में नवरात्रि का पर्व देखने आइए और रात को 1-2 बजे ऐसे ही जरा टहलने के लिए निकलिए। आप देखेंगे जवान बेटियां पूरे गहनों से लदी हुई अकेली स्कूटी पर अंधेरी रात में जाती हुई मिलेगी। तो ये सब संभव है, सब संभव है। आज मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है पब्लिक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो लड़के बलात्कार करते हैं ये छोटा मोटा अपराध है और बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, और मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं इस कानून को बदलूंगा। अगर आप ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे तो जब मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ तो कांग्रेस के वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया था, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये माइंडसेट है ना, वही देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमें इन घटनाओं के लिए पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक है, उसको सुधार करने में शायद समाज को शिक्षित करना, संस्कार, बहुत चीजें जरूरत लगेगी, लेकिन हम कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं? पल भर के लिए सोचिए कि आप ही वो बालिका है जिस पर ये जुल्म हुआ है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि छोटी मोटी घटना हो गई? एक बार सोच लीजिए आप खुद एक बालिका है, या ये सोच लीजिए आपकी अपनी बेटी है और उस पर जुल्म हुआ है, और तब आपका रूप देखिए आपको क्या विचार आता है। भारत की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। 21वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं? ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे, ऐसी बुद्धि न दे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। हम जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। सर, बिना रुके बिना थके आप 2 महीने से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ये मोटिवेशन कहां से मिलता है सर? एक तो इसको मैं 15 सितंबर से शुरू किया था, अभी चल रहा है अप्रैल।
जी तो मेरे हिसाब से करीब 6-7 महीने हो गए। जी। एक तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं बचपन ही बहुत कठिनाइयों से गुजारी है, तो शरीर से पूरा काम लेने का मुझे आदत भी है। योगा करने की परंपरा बहुत सालों से मेरे जीवन में है, योगा और प्राणायाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा ये मत है, काम करने की थकान कभी नहीं होती है, थाक लगती है काम न करने की। मुझे काम करने का संतोष मिलता है। और तीसरी बात है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत होती है, वो आपको दौड़ाती रहती है। जनता का प्रेम आपको सोने नहीं देता है, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो बहुत तेजी से कनेक्ट होते हो, और अगर तेजी से कनेक्ट होते हो तो आप चीज़ों को कन्वर्ट भी कर लेते हो। और मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है, जो इतना प्यार मुझे मिला है। जी, आप थर्ड रो में। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए, ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं, और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज़्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूँ। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मैं कुछ ढंग से रहता हूँ। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीज़ों को ज़्यादा बताता नहीं हूँ। गुजरात में लोगों को काफ़ी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है। लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही, तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियाँ भी दी थी, मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा जो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो।
उसमें से एक बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीज़ें कहाँ बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूँ, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज़ नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आज भी मेरा आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी माँ आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूँ। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूँ। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए। और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है, इसलिए फिर मेरे से ज्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। मैं तो दिन रात, हर पल, हर कदम, मैं सुबह उठता हूं तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूं जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बालक हूं जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। हमने नरेंद्र मोदी से इलेक्शन कैंपेन के दौरान लग रहे हर इल्जाम पर सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने विचारक, लेखक डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। आज इस अदालत में जो मुकदमा चलाया गया वो कई मामलों में असाधारण है। इस देश में ऐसा तो हुआ है
कि जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं वो दैत्याकार भ्रष्टाचारों के आरोप में कटघरे में खड़े किए जाते रहे हैं। मगर ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार मात्र भर है उसे भावी प्रधानमंत्री मानकर शपथ ग्रहण करने के पहले ही इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दूसरी अहम बात जो ध्यान देने लायक है और अदालत उसे रेखांकित करना चाहती है कि पिछले 12 साल से ये अभियुक्त निरंतर अदालतों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, मीडिया के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है और कोई भी विपक्षियों की सरकार होते हुए, जांच के सारे साधन उनके पास होते हुए 10-12 वर्षों में गुनाहगार साबित नहीं किया जा सका है। तीसरी बात जो कानून के राज के साथ जुड़ी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीधे काम कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सबूतों के अभाव में उन्हें मुजरिम नहीं पाया है। इस सब के बावजूद कानून के एक बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना करते हुए कि बार बार एक ही मुकदमे में बरी किए जाने के बाद किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, ये काम आज भी जारी है। जितने आरोप इस अदालत में आज नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, उन्होंने कटघरे में बैठे वाणी का संयम गंवाए बिना उन सभी का काफ़ी असरदार तरीके से जवाब दिया, अपनी सफाई पेश की और अदालत सबूतों के अभाव में उन्हें अपराधी नहीं समझती। पर यह अदालत अपना कर्तव्य समझती है कि मोदी जी को सतर्क करे कि आने वाले 5 वर्षों में भी या शायद उसके बाद भी वो लगातार बार बार कटघरे में खड़े किए जाते रहेंगे, क्योंकि इस देश की 1.25 अरब जनता अपने प्रधानमंत्री से ये कड़ी पड़ताल पूछताछ करती रहेगी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव अभियान के दौरान जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें वो कैसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी किया, आपकी अदालत में आज के जज ने बरी किया, लेकिन जनता की अदालत में उनका मुकदमा अभी बाकी है। देश भर में लोकसभा का चुनाव है, असली फैसला जनता जनार्दन को करना है। आप मालिक हैं इस देश के, आपको तय करना है कि नरेंद्र मोदी की बातों में कितनी सच्चाई है। आपको तय करना है कि क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लिए वाकई में एक कुशल शासक, कुशल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव के मौके पर हमारा लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे एक और अदालत लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।